आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे साथ अनुराधा प्रकाशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं उद्योगपति, समाज सेवी एवं प्रसिद्ध लेखक श्री शिव कुमार नैनवानी जी। आपका स्वागत है अनुराधा प्रकाशन परिवार में। अभिनंदन और मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और सर, मैं चाहता हूं कि अनुराधा प्रकाशन परिवार और जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं या जो बाद में हमारे लाइव स्ट्रीम को देखेंगे, तो उनको आपके परिचय में आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपकी पृष्ठभूमि पहले कैसी रही, कहाँ से आप हैं, जैसे मध्य प्रदेश या दिल्ली से या गुड़गांव से, और उसके बाद अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मेरा जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ और वहाँ से ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको मनित के नाम से कहा जाता है, इसका पूरा नाम है मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1972 में मैंने इंजीनियरिंग की और मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया। बहुत इसके बाद में पब्लिक सेक्टर में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री और उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन में भिन्न भिन्न समय पर कार्य करता रहा और अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस लेता रहा। फाइनली 1987 में मैंने चीफ इंजीनियर की पोस्ट छोड़कर ये एक छोटी सी फैक्ट्री बहादुरगढ़ में शुरू की। उसके बाद उस फैक्ट्री में हम 75 टन मैट्रिक पर मंथ के हिसाब से क्लोरीनेटेड पैराफिन बनाते थे, जो आज की डेट में हम 6000 मैट्रिक टन पर मंथ बनाते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो सर, सबसे पहले तो आपको आपके इस देवभूमि उपन्यास के प्रकाशन पर हार्दिक बधाई। ये देखिए, देवभूमि उपन्यास है और जिसका इन्होंने संकेत दिया है अनोखी प्रेम कहानी। तो आप जैसे पहले आपने नौकरी पेशा किया, फिर उसके बाद आप व्यापार में आ गए और फिर साहित्य में आपकी दृष्टि, मतलब कैसे आपने प्रवेश किया? ये मैं पहली क्लास से 11वीं क्लास तक जब पढ़ता था तो मेरी सरिता और मुक्ता में कहानियां छपा करती थी। जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो इंजीनियरिंग का वर्कलोड देखते हुए मैंने ये सब जो लिखना था छोड़ दिया। पर फिर भी कॉलेज में जो मैगजीन होती थी उसमें कुछ न कुछ आर्टिकल में लिखता रहता था। इस तरह मैं पहले तो साहित्य से जुड़ा। उसके बाद जब ये कोरोना हुई तो मैंने कुछ 12 कविताएं लिखी जो अमर उजाला में सबकी सब प्रकाशित हुई। उसके बाद मैंने लोकगीत की तरफ रुझान रखा और सिंधी में कोई 10 शादी ब्याह में बजने वाले लोकगीत बनाए, उनकी रिकॉर्डिंग कराई, जो यूट्यूब में मेरे नाम से शिव कुमार नैनवानी के नाम से अवेलेबल हैं। तो इस तरह मैं साहित्य से जुड़ा। बहुत अच्छा। तो हम भी उसको जरूर सुनेंगे और देखेंगे किस प्रकार से आपने लिखा और रचना आपने की। सर, जैसे आज हम बात करते हैं कि भारत, जैसे आपने लिखा देवभूमि उपन्यास है और जिसका विशेष केंद्र में आपने रखा है अनोखी प्रेम कहानी। एक तरफ हम प्रेम को ईश्वर भी कहते हैं और दूसरी तरफ प्रेम मतलब संस्कारों की बात है। और जब मैंने तो खुद आपका उपन्यास पढ़ा है तो मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ आज जब हम प्रेम की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, तो वहां पर तार तार होते हुए, चाहे यहाँ तक के माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी, अब कोई रिश्ता ऐसा नहीं बचा जहाँ पर के विरोधाभास ना देखा जाता। और ये बड़ी आम बात हो गई है अखबारों में, समाचार चैनल में। लेकिन इतने समय के बाद और ऐसे अंधकार में आप देवभूमि नाम से जो उपन्यास लेकर आए हैं, जिसमें आप लिख रहे हैं अनोखी प्रेम कहानी, जिसमें मैंने पढ़ते समय देखा
कि आपने संस्कारों की जोत आज भी जलाई है, आज भी इसको आपने दिखाया है कि भारत भूमि संस्कारों की भूमि है, और आपने उसमें संस्कार और जीवन मूल्यों को रखा है। इस पर कुछ हमें जानकारी दें। ये इस तरह से है, देव एक गरीब परिवार का लड़का रहता है जो भोपाल में जन्म लेता है, और अपनी मेहनत के बलबूते पर वह इंजीनियरिंग में एडमिशन करता है, और अपने ही इंजीनियरिंग पढ़ते हुए एक तो इसको नेशनल स्कॉलरशिप मिलती है, दूसरा वह उसके साथ अन्य व्यवसाय साथ में करते हुए जीविका अर्जित करता है, और सारा जो इंजीनियरिंग का खर्चा है स्वयं कमाकर अर्जित कर उसको लगाता है। बहुत भूमि बढ़िया। जो जो भूमि है, जी भूमि एक भूमिजा नाम से लड़की एक पंडित परिवार में देवप्रयाग में पैदा होती है, क्योंकि जी देवप्रयाग पांचों प्रयागों में एक प्रयाग है जहां पे भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, उसी को उन उन जो प्रयागों में से एक देव प्रयाग है, वहां ये जो लड़की जन्म लेती है तो उसके पिताजी उसका नाम भूमिजा रख लेते हैं, जब जो आगे चल के भूमि के नाम से प्रसिद्ध होती है। जी उसके बाद क्योंकि वह एक सिंधी जाति का ब्राह्मण है, उस हाँ जी। टाइम जो पार्टीशन हुआ उसकी जो विभीषिका थी, उसमें जी सिंध से तहस नहस होकर एक शहर से दूसरे शहर में गए, कहीं अहमदाबाद में झोपड़ी में गए, कहीं भोपाल में पुरानी जगह में गए, इस तरह भिन्न भिन्न शहरों में जाकर बस गए। उससे जी उस पंडित का रोजगार जो है खत्म हो गया, और जी उसको जो समाज से मिलता था, जो वो इस तरह के क्रियाक्रम और अन्य कार्य करता था, वो उसको मिलना बंद हो गए। तो उसको एक सिंधी व्यापारी उसको अमेरिका ले जाता है, वह अमेरिका में जाके भूमि पलती है, बढ़ती है, और उसके बाद भोपाल में वो भी इंजीनियरिंग करने आती है। अब ये सवाल उठता है कि लोग यहाँ से तो अमेरिका पढ़ने जाते हैं, वो भोपाल में इंजीनियरिंग क्यों पढ़ने आई, क्या कारण हो जी सकता है? सही इसका बात। सिंपल कारण ये है कि जो वो कैलिफोर्निया में रहती थी, वहां इंजीनियरिंग करने में उस टाइम 6 साल लगते थे, जबकि जी भोपाल में 5 साल लगते थे। तो एक साल का वो बेनिफिट उठाने के लिए वो वहां आती है, और फिर वहां यहाँ आकर देवभूमि का आपस में मिलन होता है, दोनों को अपने विचार एक जैसे लगते हैं। वो किस तरह वो परिवार फिर एक बनते हैं कि आज देवभूमि आगे चलकर 800 करोड़ रुपए के बिजनेस के मालिक बन जाते हैं। और जी ये कहानी उनके आपस में एक दूसरे को समझने की, और किस तरह से अपन जैसे रैक कहते हैं, यानी पुराना कपड़े से नए कपड़े को बनाना, उस हाँ जी। तरह एक गरीब परिवार किस तरह बुलंदियां छूता है, और जी उनमें किस तरह से आपस में प्यार पनपता है, और वो किस हद तक एक दूसरे के लिए संघर्ष कर सकते हैं, इसकी कहानी दर्शाई गई है। इसके बहुत साथ उनका एक जो साथी है मेडिकल करने के लिए दिल्ली आता है, वो भी उसका कारण भी 1 साल बचाने का है। तो अच्छा अच्छा। वहां उसका एक इंजीनियरिंग लड़की से प्यार हो जाता है, और किस तरह भारतीय संस्कृति यूरोपियन संस्कृति पर भारी पड़ती है, और जी किस तरह वो जीवन में उसका जीवन जो है बदल देती है, उसकी कहानी है। इसके साथ एक अदिति नाम की जो भूमिजा की माता है, वो किस तरह एक छोटा सा एक कारोबार शुरू करके वहां किस तरह से अमेरिका में तरह तरह के कारोबार करती है, इसके बारे में लिखा गया है। इसके बहुत साथ इसके साथ जब वो इंजीनियरिंग में पढ़ते थे 1972 में, उस टाइम आईएएस अफसरों का इतना बोलबाला नहीं था,
इंजीनियरिंग की ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी, पर समय के साथ साथ हर क्षेत्र में आईएएस आगे बढ़ने लगे और इंजीनियर्स पे अपना रोब जमाने लग गए। उसके भी कुछ बातें इसमें लिखी गई है और उसमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं वो जी इसमें दर्शाया गया है। ये बहुत अच्छा। किताब पूरा, हम भारतीय हैं, हमने भारत में रहना है और जी इसको कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। उसको देख के समझ के यदि कोई किसी को सद्बुद्धि आ जाए तो देश का और विकास हो सकता है। बहुत अच्छा। आपकी पुस्तक अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है और हम देख रहे हैं कि लोग अमेजोन पर भी जब इसको लगातार मतलब बाई कर रहे हैं, साथ में अपनी अच्छी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, 5 स्टार रेटिंग भी उसको दे रहे हैं। और जैसे अनुराधा प्रकाशन की वेबसाइट पर ये उपलब्ध है और अमेजोन पर ये उपलब्ध है और रीडवेयर पर ई बुक इसकी बन चुकी है और आज ही गूगल बुक्स में भी ई बुक इसकी बन चुकी है, जिसके माध्यम से ये 65 कंट्रीज में उन्हीं की करेंसी में अवेलेबल हो गई है। ये हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है और सभी पाठकगण भी इसको पढ़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया अनुराधा प्रकाशन या जो अपने प्रसिद्ध लेखक हैं शिव कुमार जी, इनको भी उसमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत मतलब स्वागत है आपके लिए। और सर ये तो आपका एक पक्ष हुआ, पुस्तक के बारे में बात हुई, हमने बोला उद्योगपति, समाज सेवी एवं लेखक। तो ये इस पुस्तक के अलावा भी आपका लेखन, जैसे आपने बताया कि आपने कुछ गीतों की भी रचना की है, कविताएं आपने न सिर्फ लिखी हैं बल्कि राष्ट्रीय अखबारों में वो छप चुकी हैं, पत्र पत्रिकाओं में। तो ये अपने आप में एक गौरवान्वित विषय है। तो क्या कुछ और भी सृजन आपका चल रहा है इसके अलावा? अभी इस वक्त मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ जो पंक स्विंडलर्स के नाम से एक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, जिसमें किस तरह से कुछ बदमाश लोग किस तरह से कुछ धनवानों की धन भूमि हड़प करते हैं उसके बारे में लिखा गया है और किस तरह से उसमें से एक औरत का सुहाग उजाड़ा जाता है, वो किस तरह से उनसे बदला लेती है। एक अनोखी तरह की कहानी है जो पढ़ सकते हैं, जो 1 महीने के अंदर मार्केट में आ जाएगी। उस किताब का नाम है पंक स्विंडलर्स। पंक मीन्स बदमाश, स्विंडलर्स मीन्स जो किसी को ठग ले, किसी की भूमि हड़प ले, किसी का धन हड़प ले, उसको स्विंडलर्स बोलते हैं। बहुत अच्छा। इसके अलावा सर आपका जो सामाजिक, हमने पृष्ठभूमि में आपसे चर्चा की कि उद्योगपति और समाजसेवी और लेखक, तो लेखक और आपने इसकी उद्योग के बारे में बताया कि किस प्रकार आपकी यात्रा रही और आज एक आप एस्टेब्लिश बिजनेसमैन उद्योगपति के तौर पे न सिर्फ स्वयं काम कर रहे हैं बल्कि सैकड़ों मतलब व्यक्तियों को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। और ये जो पुस्तक है देवभूमि, इसमें आपने बहुत सारे, केवल अपनी बात नहीं की, केवल आपने उस रचना जिसको आप लेके चले केंद्र में, देव और भूमि, उनकी अनोखी प्रेम कहानी, लेकिन उस कहानी को लेते हुए आपने चाहे सरकारी तंत्र हो या मतलब राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे, वहां पे भी आपने कुछ सुझाव दिए हैं। उस विषय में यदि कुछ आप बता पाए। ये इस तरह से है कि मैं ये मानता हूं कि किसी भी देश का विकास एडमिनिस्ट्रेशन से तो नहीं हो सकता, उसमें इंजीनियर का भी योगदान होना बहुत जरूरी है। मैं ये देख रहा हूं, जैसे जैसे आज मैं 74 वर्ष का हूं, जो आज से 50 साल पहले स्थिति थी उसमें इंजीनियरिंग का स्तर गिरता जा रहा है और आईएएस का कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए मैंने सजेशन दिया है कि भारत में एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए जिसको हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नो सर्विस के नाम से कह सकते हैं, जिसमें टेक्निकल आदमी जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत होशियार हो उनको उस सर्विस में लिया जाए
और जो फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी गवर्नमेंट लगाती है, जैसे गुजरात में कई फैक्ट्रियां लगी हुई है जिसके आईएएस हेड होते हैं और जी उनके जो नीचे इंजीनियर होते हैं सारे काम वो करते हैं, पर उन दोनों में ईगो क्लैश होता है। तो जी जो टेक्निकल काम है जिसमें टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तो टेक्निकल इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा क्यों नहीं हो सकता? उसको खाली गवर्नमेंट को तलाशने की जरूरत है, और उसको यदि इस तरह के कामों में लगाया गया और प्योर एडमिनिस्ट्रेशन काम आईएएस को दे दिए गए, जो कि दिए ही जा रहे हैं, तो जी उनमें क्लैश नहीं होगा। तो दोनों तरफ से, एक तरफ आईएएस वाले शांति रख पाएंगे और एक तरफ इंजीनियर लोग जो है देश को बढ़ाने में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। बहुत अच्छा सर। इसके साथ साथ अपनी जो आपकी सामाजिक सेवाएं हैं, जैसे कुछ चर्चा आपसे हुई थी, उसके विषय में बताएं। सर ऐसा है कि यहाँ मैं जब गुड़गांव आया, पहले मैं दिल्ली रहता था, जी अभी मैं 2 साल पहले ही गुड़गांव शिफ्ट करके आया हूँ। जी तो मैं यहाँ से कोई 22-23 किलोमीटर दूर सोना के पास में एक जी स्थान है जिसमें हजारों, मतलब 1000 साल पहले संत जी झूलेलाल जी आए थे और उसने वहां 1 महीना तपस्या की थी। तो वहां कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं था। तो जी उसमें हमारे परिवार ने मेरा मैं और मेरे बेटे ने मिलके जी जी उसमें सारा धन लगा के पहाड़ को तोड़ के उसके जी बीच में एक झूलेलाल का मंदिर बनाया है, जो वाह और उसमें लाइटें पानी सबकी व्यवस्था की है। वो जी एक समाज का काम हमने किया है। उसके जी बाद हम भिन्न भिन्न तरीकों से समाज से जुड़े रहते हैं। जहां हमने फैक्ट्रियां लगा रखी है वहां भी लोगों की मदद करते रहते हैं, और हमारे समाज या दूसरे हिंदू समाज की जो भी हमारे को जरूरत होती है उनके हम जरूर उसमें कुछ न कुछ योगदान करते रहते हैं। जैसे जी अयोध्या में राम मंदिर बना, उसमें भी जी हमने काफी ऊपर दिया, और कम से कम वो 1 लाख से ऊपर है। मैं एक्चुअल फिगर नहीं बोलूंगा। जी जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए सर, आपके लिए बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। आपकी आगे और भी रचनाएं आए, और जिस तरह से इसको लोग पसंद कर रहे हैं देवभूमि, और अभी तो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी तो ये बहुत आगे तक चलेगी। तो इसी तरह से आपकी अन्य रचनाओं को भी लोग पसंद करें, और अनुराधा प्रकाशन परिवार से आप जुड़े, हमें आपका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन है। और आज आपने आकर के अनुराधा प्रकाशन परिवार में जो अपनी बात रखी और पुस्तक की चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार पुनः अनुराधा प्रकाशन परिवार की ओर से बधाई। आप सभी को धन्यवाद। जी, नमस्कार।